बच्चों, आज हम आदिकालीन हिंदी साहित्य पार्ट 3 में आदिकाल की प्रेरक शक्तियाँ और उसकी स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल का निर्माण जिन शक्तियों से प्रेरित था वे उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियाँ थीं। राजनीतिक दृष्टि से यह वह समय था जब गृह कलह पर्याप्त मात्रा में थी। स्थानेश्वर के अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन का निधन हो गया था और भारत की राजनीतिक स्थिति डामाडोल थी। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन था और दक्षिण पश्चिम भारत का शासन चोल वंशीय राजाओं के हाथों में था। उत्तर भारत में मगध, अवंती और कौशाम्बी जैसे राज्यों में विभक्त होकर शासन चल रहा था। अरब में नवोदित इस्लाम ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। 9वीं शताब्दी में एक बार पुनः भोज मिहिर प्रतिहार ने संपूर्ण भारत को संगठित करने की चेष्टा की थी और 10वीं शताब्दी में गजनी का शासन महमूद गजनवी के हाथों में आ गया था। यह शासक हिंदुओं की दुर्बलता से परिचित था तथा एक मूर्ति भंजक राजा के रूप में प्रसिद्ध था। 11वीं शताब्दी में शासन मोहम्मद गौरी के हाथों में आया, जिसको अजमेर नरेश पृथ्वीराज चौहान ने कई बार पराजित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत उस समय राजनीतिक दृष्टि से न तो सशक्त था न ही एक सूत्र में बंधा हुआ था। धार्मिक परिस्थितियां भी ऐसी ही थीं। शंकराचार्य की अद्वैतवादी व्याख्याओं ने तत्कालीन बौद्ध धर्म की कपाल क्रिया कर दी थी। अप्पय दीक्षित के वैष्णववाद से बौद्ध धर्म को काफ़ी आघात पहुंचा था। फिर भी वह हीनयान और महायान जैसी शाखाओं में विभक्त हो गया। महायान जैसी शाखा से वज्रयान और सहजयान जैसी शाखाओं का विकास हुआ। ये शाखाएं मंत्र, तंत्र, व्यभिचार और वाम मार्गी साधनाओं में अधिक डूबी रहती थीं। योनि पद की उपासना प्रारंभ हो गई थी तथा सिद्धों ने निम्न वर्ग की नारियों को महामुद्रा, भैरवी, त्रिपुरा सुंदरी, वामा और योगिनी आदि कहकर भोग विलास के लिए उत्तेजित किया था। जैन लोग भी कष्ट साध्य साधनाओं के अतिरिक्त मंत्र तंत्र की क्रियाओं में आनंद लेने लगे थे। सगुण भक्ति साधना और अवतारवादियों में वल्लभ, चैतन्य और निम्बार्क आदि संप्रदायों में भी कृच्छ साधना पर बल दिया जाता था। जिस युग का राजनीतिक धार्मिक जीवन कलहपूर्ण, अव्यवस्थित, विशृंखलित और विषमता से युक्त रहा हो, उसके सामाजिक जीवन का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो पता लगता है कि राजाओं ने प्रजापालन के पवित्र धर्म को ठुकरा दिया था। वे महिषियों, पत्नियों, उपपत्नियों और रखेलों से घिरे रहते थे। विलास और मदिरा में डूबे हुए शासक अपने कर्तव्य से अलग हो गए थे। नागरिक लोग सहर्ष अपनी कन्याओं को भगवान पर चढ़ा देते थे, जहाँ वे पाषाण की प्रतिमाओं को अपना पति मानती हुई नृत्य करती रहती थीं। इनके साथ ही वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मंदिरों, मठों के मठाधीशों और पुजारियों से व्यभिचार करती रहती थीं। राजकुमारियों को काव्य और नाटक की शिक्षा देने के साथ साथ काम सूत्र भी पढ़ाया जाता था।
सामाजिक जीवन के सामने कोई आदर्श नहीं रह गए थे। राजाओं की विलासिता इतनी बढ़ गई थी कि वे किसी भी कन्या को और किसी भी वधू को अपनी अंकशायनी बना लेते थे। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ राजनीतिक अशांति हो, धार्मिक विशृंखलता हो और सामाजिक विलासिता और व्यभिचार का बोलबाला हो, जैसा साहित्य लिखा जा सकता है वैसा ही साहित्य आदिकाल में लिखा गया। अब बच्चों हम संक्षेप में इसकी प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि जिस समय आदिकालीन साहित्य लिखा गया उसकी जो प्रवृत्तियां थीं वो किस प्रकार की थीं। पहली है, आदिकालीन साहित्य में प्राय सामंतों की स्तुति की गई, किंतु व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव सर्वत्र दिखाई देता है। उस समय का कोई भी रचनाकार ऐसा नहीं है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने की चिंता रही हो। वास्तव में उस समय के रचनाकारों को अपने आश्रयदाताओं की स्तुति और स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के अलावा और किसी चीज़ का ध्यान नहीं था। दूसरा है, आदिकाल की सभी रचनाओं पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि वे या तो अप्रामाणिक या अर्ध प्रामाणिक हैं। उनमें इतिहास कम और कल्पना अधिक दिखाई देती है। अगला बिंदु है, आदिकालीन जो साहित्य उसमें प्रमुखतः वीर रस और श्रृंगार रस को ही अधिक महत्व दिया गया है। उस समय के रचनाकार पहले राजकुमारियों के सौंदर्य का वर्णन करते थे और फिर अपने आश्रयदाताओं के मन में उन सुंदरियों के प्रति कामेच्छा जागृत करते थे। इस काल में प्राय यह दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है कि श्रृंगार और उसमें भी विलासिता जीवन की चरम आवश्यकता है। अगला बिंदु है, आदिकालीन साहित्य में युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। इसका कारण यह रहा है कि चारण कवि न केवल कलम के धनी होते थे अपितु तलवार के भी धनी होते थे। यही कारण है कि उनकी कर्कश पदावली में शस्त्रों की झनकार साफ सुनाई देती है। ये कवि एक ओर यदि अपनी वीरतापूर्वक शब्दावली से हताश और निराश सेना में पौरुष का संचार करते थे तो दूसरी ओर विलास की सामग्री भी जुटाते थे। अगला बिंदु है, आदिकालीन साहित्य में प्रकृति को भी उपेक्षित नहीं किया गया है। नदी, वन और पर्वत आदि का वस्तु वर्णन कहीं कहीं बड़ा आकर्षक बन पड़ा है। हाँ, प्रकृति चित्रण के स्वतंत्र स्थल हमें कम ही दिखाई देते हैं। अगला बिंदु है, आदिकालीन रचनाओं में प्राय डिंगल भाषा और अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। ये रचनाएं या तो प्रबंध के रूप में लिखी गई हैं या मुक्तक के रूप में। अधिकांश ग्रंथ रासों के रूप में लिखे गए हैं। इस साहित्य में छंदों का जितना बहुमुखी प्रयोग किया गया है वह आश्चर्य में डाल देता है। और अंतिम एक बिंदु और है कि आदिकालीन साहित्य में अधिकतर सामंती जीवन का चित्र उभर कर सामने आया है। जनजीवन इस साहित्य में अभिव्यक्त नहीं हो पाया है। राजदरबारी कवियों ने जन साहित्य के चित्रण की आशा भी नहीं की जा सकती थी। वीर गाथाओं तथा रीति ग्रंथों में स्वामिंच सुखाए काव्यों की सृष्टि ही की गई है। अतः साधारण जनजीवन के घात प्रतिघातों का चित्रण इस साहित्य में नहीं हो सका है। तो बच्चों, ये जो हमने अभी संक्षेप में पढ़ा कि इसकी क्या प्रवृत्तियाँ थी आदिकालीन साहित्य की और इसकी प्रेरक शक्तियाँ क्या थी।